एवरीवन, आप सभी को आपका प्यारा चैनल बोर्ड एग्जाम बिंदु में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में 12th क्लास बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आया हूं, जिसमें मैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम और नीट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले ताकि इस प्रकार का वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपका एग्जाम की तैयारी बेहतर हो सके। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने आनुवंशिकी के सिद्धांत की खोज की थी? ए चार्ल्स डार्विन, बी ग्रेगर मेंडल, सी थॉमस हंट मॉर्गन और डी लुईस पास्चर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ग्रेगर मेंडल हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का दूसरा प्रश्न है, मेंडल के अनुभव किस पौधों पर आधारित थे? ए गेहूं, बी मटर, सी धान, डी सरसों। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मटर। तो मेंडल के जो अनुभव थे वो मटर के पौधे पे आधारित थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो मटर हो जाएगा, यानी कि पी प्लांट पे इन्होंने अपना काम किया था। मटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो तीसरा नंबर प्रश्न है, मेंडल के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? ए स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, बी समानता का नियम, सी विभाजन का नियम और डी प्रजाति का नियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो विभाजन का नियम हो जाएगा। इसे लॉ ऑफ सिग्रीगेशन भी कहा जाता है, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन जो है ये विभाजता का नियम भी इसे कहा जाता है हिंदी में, और इसे लॉ ऑफ सिग्रीगेशन कहा जाता है। तो ये मेंडल के प्रथम नियम है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विभाजन का नियम। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का चौथा प्रश्न है, मेंडल का द्वितीय नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस पर लागू होता है? ए केवल एकल लक्षणों पर, बी दो या दो से अधिक लक्षणों पर, सी केवल आनुवंशिक विकारों पर और डी केवल मादा पौधों पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मेंडल का जो द्वितीय नियम है वो दो या दो से अधिक लक्षणों पर लागू होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो या दो से अधिक लक्षणों पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का पांचवा प्रश्न है, जीन्स की दो या दो से अधिक रूपों को क्या कहते हैं? ए अलील्स, बी क्रोमोसोम, सी गुणसूत्र और डी जेनोटाइप। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो अलील्स हो जाएगा, यानी कि जीन्स के दो अलग अलग रूपों को अलील कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अलील। तो जीन के दो अलग अलग रूपों को क्या कहा जाता है? अलील्स कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं, एक जीन के दो एक जैसे अलील्स वाले जीव का जेनोटाइप क्या कहलाता है? तो अगर एक जैसे जीन्स के अलील्स है तो उसे होमोजाइगस कहा जाता है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होमोजाइगस। होमोजाइगस इसे कहा जाएगा, होमोजाइगस। जब अलील्स क्या हो? समान हो, जैसे टी टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, ये क्या हो गया? होमोजाइगस हो गया। इसलिए जब एक ही जीन के अलील समान हो तो उस प्रकार के जेनोटाइप को होमोजाइगस कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न देखते हैं, कौन सा परिवर्तन अगली पीढ़ी में भी अस्थायी रूप से पाया जा सकता है? ए आनुवंशिक परिवर्तन, बी पर्यावरणीय परिवर्तन, सी अस्थायी परिवर्तन, डी सभी परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों, आनुवंशिक जो परिवर्तन है वो अगले पीढ़ी में भी अस्थायी रूप से पाया जाता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है वो ए हो जाएगा, आनुवंशिक परिवर्तन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, तो आठवां प्रश्न देखते हैं, थॉमस हंट मॉर्गन ने किस पर शोध करके जीन और क्रोमोसोम के संबंध को सिद्ध किया? ए मटर, बी मछली, सी फल मक्खी, डी ऑल। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि थॉमस हंट मॉर्गन ने जो अपना शोध जो है फल मक्खी यानी कि ड्रोसोफिला पे किया था, और जीन इसमें जो है जीन और क्रोमोसोम के संबंध को सिद्ध किया, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फल मक्खी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? ए ऊर्जा प्रदान करना, बी आनुवंशिक जानकारी का संग्रह और हस्तांतरण, सी कोशिका की संरचना बनाए रखना और डी प्रोटीन को तोड़ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि आनुवंशिक जानकारी का संग्रह और हस्तांतरण। तो डीएनए का जो मुख्य कार्य है आनुवंशिक जानकारी का संग्रह और हस्तांतरण है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आनुवंशिक जानकारी का संग्रह और हस्तांतरण। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, गुणसूत्र क्रोमोसोम मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं?
ए कोशिका झिल्ली में, बी कोशिका केंद्रक में और सी साइटोप्लाज्म में, डी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मुख्यतः जो है क्रोमोसोम जो है केंद्रक में पाया जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा, यानी कि कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आज का 11वां प्रश्न है, अगर रक्त समूह ए बी और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चों का रक्त समूह क्या हो सकता है? तो ए हो गया केवल ए, बी केवल बी, सी ए या बी, डी ए बी, ए कॉमा बी या ओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ए या बी हो जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए, अगर किसी मानव का रक्त समूह यानी किसी का अगर रक्त समूह ए बी है तो दो प्रकार के युग्मक बनाएगा, आई ए आई बी, और किसी का ओ है तो एक ही प्रकार के युग्मक बनाएगा, आई ओ। तो अगर ये इसे मिल गया तो आई ए आई ओ हो जाएगा, यानी कि ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। और ये इसे मिल गया तो आई बी आई ओ हो जाएगा, आई बी आई ओ। तो इससे जो है ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी। तो कहने का मतलब है कि इसमें ए और बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, यानी कि बच्चों में जो रक्त समूह होगा वो या तो ये ए होगा या बी होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ए या बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं, जिन गुणों पर दोनों माता पिता का प्रभाव समान रूप से दिखाई देते उन्हें क्या कहते हैं? तो जिस गुण पर माता पिता का प्रभाव जो है समान रूप से दिखाई देता है उसे सहप्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंट कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों का प्रभाव जो है वो समान रूप से होता है, इसलिए उसे सहप्रभाविता कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं, एलील क्या है? ए डीएनए का एक प्रकार, बी किसी विशेष गुण का विकल्प, सी कोशिका की ऊर्जा इकाई और डी कोशिका झिल्ली का हिस्सा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि किसी विशेष गुण का विकल्प जो है वो अलील कहलाता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 14वां प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक विविधता वेरिएशन के कारण क्या होता है? ए सभी व्यक्तियों में समानता, बी व्यक्तियों में विभिन्नताएं, सी गुणसूत्र का नाश, डी प्रजनन का बंद होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक विविधता का कारण जो है व्यक्तियों में विभिन्नताएं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तियों में विभिन्नताएं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं, यदि लाल फूल का गुण आर परबल और सफेद फूल का गुण आर अपरबल तो आर आर संकर पौधे किस रंग का फूल होगा? तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखते हैं, अगर आर किसी का लाल फूल का गुण जो है कैपिटल आर है और सफेद फूल का रंग जो है स्मॉल आर है, तो इसे एक प्रकार का युग्मक बनेगा, इसे भी एक, दोनों मिल जाएंगे तो आर आर, यानी कि इसमें परबल कौन सा है? कैपिटल आर है, इसलिए इसमें प्रभाव किसका होगा? कैपिटल आर का, यानी कि जो कैपिटल आर स्मॉल आर संकर में जो रंग होगा फूल का वो लाल होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि इसमें फूल का रंग जो है लाल होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं, वंशानुगत रोगों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? तो वंशानुगत जो रोग का अध्ययन करते हैं उसको अनुवांशिकीविद यानी कि जेनेटिसिस्ट कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले ताकि इस प्रकार का वीडियो आप तक लगातार पहुंचता रहे और आपका नीट या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा से कर सके। तो प्यारे बच्चों देखते हैं 17वां प्रश्न, प्रकृति में उत्पन्न विविधता के मुख्य स्रोत कौन से हैं? ए आनुवंशिक भिन्नता और पर्यावरणीय प्रभाव, बी केवल आनुवंशिक भिन्नता, सी केवल पर्यावरणीय प्रभाव, डी प्रजनन की गति। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आनुवंशिक भिन्नता और पर्यावरणीय प्रभाव। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं, मेंडल का कौन सा नियम बताता है कि दो अलग अलग गुण अलग अलग एलील की तरह स्वतंत्र रूप से मिलते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो स्वतंत्र अपविहुवन का नियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी जो है वो करेक्ट होगा, स्वतंत्र अपविहुवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यह नियम बताता है कि दो अलग अलग गुण जो है अलग अलग एलील की तरह स्वतंत्र रूप से मिलते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, यदि किसी संकर पौधे का जेनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी है तो इसके युग्मक की संभावनाएं कितनी है? तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों, इसमें जो हेट्रोजाइगस है वो दो है, जैसे ए अगर बी ए बी की बात करें तो इसमें हेट्रोजाइगस एक हेट्रोजाइगस है और ये दूसरा हेट्रोजाइगस है,
तो हेटेरोजाइगस में 2 है तो 2 का पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 2 बराबर 4, यानी कि युग्मकों की जो संभावनाएं हैं वो कितना है, वो 4 है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 4। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो 20वां प्रश्न है, एक्स लिंक्ड गुण किससे जुड़े होते हैं? ए वाई गुणसूत्र से, बी एक्स गुणसूत्र से, सी दोनों एक्स और वाई से, डी माइटोकॉन्ड्रिया से। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो एक्स गुणसूत्र से, यानी कि एक्स लिंक्ड जो गुण होते हैं वो एक्स गुणसूत्र से जुड़े होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 21वां प्रश्न देखते हैं। एक परिवार में रक्त समूह ए और बी वाले माता पिता से जन्मे बच्चे का रक्त समूह क्या हो सकता है? ए केवल ए बी केवल ए और बी, सी ए बी या ए, डी सभी प्रकार के रक्त समूह। तो प्यारे बच्चों, अगर किसी परिवार में अगर माता पिता का रक्त समूह ए और बी है तो इसमें सभी प्रकार के रक्त समूह वाले बच्चे पैदा हो सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी प्रकार के रक्त समूह, चाहे ए हो या बी हो या ए बी हो या ओ हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 22वां प्रश्न देखते हैं। डीएनए में जानकारी किस क्रम से संग्रहित होती है? ए एंजाइम के प्रकार, बी न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम, और सी प्रोटीन के प्रकार, और डी आरएनए के क्रम। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। तो न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम में डीएनए में जानकारी जो है वो संग्रहित होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 23वां प्रश्न देखते हैं। म्यूटेशन किस प्रकार की विविधता उत्पन्न करता है? ए आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक वेरिएशन, बी पर्यावरणीय विविधता, इन्वायरमेंटल वेरिएशन, सी प्रजनन विविधता, रिप्रोडक्टिव वेरिएशन, और डी कोई विविधता नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि म्यूटेशन जो है आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 24वां प्रश्न देखते हैं। कौन सी अवस्था वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से प्रभावित होती है? ए आंख का रंग, बी ऊंचाई, सी रक्त समूह, डी ब्लड प्रेशर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई एक ऐसा लक्षण है जो वंशानुगत भी है और पर्यावरणीय कारकों से भी होता है, यानी कि पर्यावरणीय कारकों से भी ऊंचाई में कमी या बेसी हो सकता है, और वंशानुगत जो प्रकृति की वजह से भी ऊंचाई में जो है बदलाव हो सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा, ऊंचाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न है। 25वां प्रश्न। एक संकर पौधे का जेनोटाइप ए बी है। F1 पीढ़ी में कितने प्रकार के जेनोटाइप और फेनोटाइप संभव है?